हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन चैप्टर का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन से लॉस ऑफ मोशन जो कि आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे वो पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में फोर्स के बारे में जाना था कि ये फोर्स क्या होता है, उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, F = मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी F = ma। तो ये फार्मूला प्रूफ भी होता है कि ये फार्मूला आया कैसे, तो ये हम इसी क्लास में देखने वाले हैं कि वो प्रूफ कैसे करें। पर अब जैसे चैप्टर का नाम था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो फोर्स तुम्हें पता चल गया क्या होता है, लेकिन अब ये बात रह गई कि लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन यानी मोशन के नियम। तो न्यूटन जो थे, आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने मोशन के लॉ दिए थे कुछ। ये मोशन किस तरह का होता है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उनका पहला लॉ यहाँ पर लिखा है। उनका पहला लॉ था अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये इसकी डेफिनेशन में आपको साधारण भाषा में इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनका पहला लॉ ये था न्यूटन का कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन में है, वो मोशन नहीं है उसमें एक ही जगह पर, अगर वो रुकी हुई है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, यानी बाहरी से उसके ऊपर कोई बल या फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कि उसका मोशन चेंज ना होगा और ना ही रेस्ट से वो मोशन में आएगी। और मोशन किस तरह का अगर वो करी हो, जैसे स्पीड उसकी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म स्पीड यानी ना ही घट रही हो स्पीड ना ही बढ़ रही हो, और वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, तो जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा जब तक वो अपना मोशन या रेस्ट पोजीशन वो चेंज नहीं करेगी। यही इनका पहला लॉ था। तो ये जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा तब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो इसे अपन कहते हैं इनर्शिया, कि अगर कोई रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहे, और कोई मोशन में है ऑब्जेक्ट या बॉडी तो वो मोशन में ही रहे, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। इसलिए जो न्यूटन का जो पहला लॉ था ये वाला मोशन का, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, देख सकते हैं। चलिए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। देखिए, दूसरा लॉ है मोशन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। तो ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया मोमेंटम, तो इसकी डेफिनेशन हम अभी देखने वाले हैं आगे इसी वीडियो में। तो दूसरा जो लॉ था न्यूटन का वो ये था कि अगर मोमेंटम का मतलब मोमेंटम अगर चेंज होता है तो उसके साथ जो फोर्स होगा वो भी चेंज होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। प्रोपोर्शनल यानी कि जैसे फोर्स और मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, कैपिटल पी से, तो ये आपस में होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो साइन आप देख पा रहे होंगे ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो अगर डायरेक्टली है यानी कि जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई सा कांस्टेंट आके इसके इक्वल में इस तरह से हो जाता है, यानी जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं तो इसके इक्वल आ जाता है, और इस प्रोपोर्शनल के साइन हटते ही यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फोर्स अगर इंक्रीज हम करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, और अगर मोमेंटम को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स भी डिक्रीज होएगा। और अगर कोई भी जैसे इस तरह का सपोज कर लें कोई भी फॉर्मूला, और ये इस तरह से अगर होता तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली यानी अगर फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा, और अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो फोर्स है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही उनका दूसरा लॉ था कि अगर मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ता है उसके साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जिस डायरेक्शन में मोमेंटम लगेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट करेगा। यानी तो ये भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है उस डायरेक्शन में मोमेंटम लग जाता है, देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये मोमेंटम क्या होता है। देखिए अब जानते हैं मोमेंटम की डेफिनेशन। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। यानी जो मोमेंटम होता है किसी बॉडी का उसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उस बॉडी का जो भी मास हो और जो भी उसकी वेलोसिटी यानी तो जो भी उसकी स्पीड हो, तो उसका हम मास और वेलोसिटी का अगर हम इंटू कर दें यानी प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट यानी इंटू होता है, तो मास और वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की गिवन हो उसका प्रोडक्ट कर दें तो उस बॉडी का मोमेंटम निकल कर आता है। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को कैपिटल पी से। इसका फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से बन जाता है, P = mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLt - 1।
तो ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्राइव करके बताता हूँ। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम विथ रेट ऑफ टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब ये होता है कि टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंटम चेंज हो तो फोर्स भी चेंज होता है। तो इसको हम इस तरह से, जब भी ये कांस्टेंट हटाएंगे तो इसके साथ अभी हम ले लेते हैं कि के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसके साथ के कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं के इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो के एक कांस्टेंट वैल्यू है। फिर हम इसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हम कब लिख सकते हैं, तो के इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमने लेट कर लिया कि के की वैल्यू 1 है, तो 1 का जब इसमें इंटू होगा तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यानी कि अगर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ऊपर ऊपर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर मोमेंटम डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। मतलब अगर ये मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा घटेगा। लेकिन अगर टाइम अगर बढ़ेगा तो इसका जस्ट अपोजिट फोर्स के साथ होगा, टाइम मतलब फोर्स घट जाएगा, और अगर टाइम घट जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह के ये फॉर्मूला आ जाता है, और ये है मोमेंटम की डेफिनेशन, देख सकते हैं। चलिए अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। देखिए अब तीसरा लॉ है मोशन का, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। मतलब कि जब भी कोई एक बॉडी या नहीं तो एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स एक्सर्ट करता है या फोर्स लगाता है, तो वो जो दूसरी बॉडी या ऑब्जेक्ट होगा वो पहली बॉडी या ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स, इक्वल फोर्स, यानी जितना उसने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स उसके इक्वल होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में वो भी लगाता है। तो इसे हम अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी किसी भी एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। जैसे अगर आप किसी भी वॉल पे, आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अगर आप रोलर स्केट अगर आप पहनते हैं, आप अपने मतलब लेग्स में शूज़ के साथ आते हैं, अगर आप उसको पहन के अगर किसी वॉल के ऊपर इस तरह से पुश करेंगे तो आप ही पीछे हो जाएंगे, मतलब पीछे हो जाएंगे। यानी तो अगर आप रोलर स्केट नहीं भी पहने तो भी अगर आप इस तरह से पुश करें किसी भी वॉल को, इस तरह से अगर आप पुश करें तो आप ही पीछे आ जाते हैं। तो ये होता है कि आपने फोर्स लगाया, ये हो गया एक्शन, और अपोजिट फोर्स लग गया तो वो हो गया रिएक्शन। या इस तरह से भी समझ लें कि मैं एक फ़नी एग्जांपल लेता हूँ। दो जैसे पर्सन है, दो पर्सन है, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंज है, कोई अजनबी है, वो जानते नहीं है एक दूसरे को। तो अगर कोई उसमें से कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेफालतू में मार दे या कुछ कह दे, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो तो चुप बैठेगा नहीं, क्योंकि अजनबी है, वो क्या कहेगा, यानी तो वो उसे कुछ कहेगा, यानी तो वो भी उसे मार देगा। तो जो पहले व्यक्ति ने दूसरे पे जो एक्शन करी, तो दूसरे ने पहले के ऊपर उतनी ही इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में उसने भी रिएक्शन कर दी। तो ये होता है थर्ड लॉ मोशन का कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है, देख सकते हैं। चलिए तो अब हमने तीनों लॉ ऑफ मोशन पढ़ ली हैं। अब हम एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला को ड्राइव करके देखते हैं। चलिए तो अब प्रूफ करते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला को कि ये कैसे आया। तो देखिए अब हमने जैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, हम लिखेंगे बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमें ये पता है कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम। तो इस डेल्टा पी को यानी चेंज इन मोमेंटम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पहले तो हमें पता है कि पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो जैसे हमने एक्सीलरेशन में देखा था या चेंज इन वेलोसिटी में देखा था, मतलब एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v माइनस यू, यानी तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो वेलोसिटी हो तो या तो v1 माइनस v2 या ये भी हो सकता है u1 माइनस u2। तो उसी तरह से यहाँ पर भी डेल्टा p है, तो यहाँ पर डेल्टा p का मतलब हो जाएगा मास तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट मतलब एक बॉडी के लिए अगर है तो उस बॉडी का मास एक ही रहेगा, चाहे उसकी स्पीड घटती बढ़ सकती है। जैसे कोई भी बॉडी है उसका मास समझ लीजिए 50 kg है, 50 kg उसका मास है, तो पहले वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रही है या वेलोसिटी पर, तो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर चलने लगी, यानी तो 10 मीटर की वेलोसिटी पर चलने लगी। लेकिन उसके मास में कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए मास तो कांस्टेंट होता है।
तो इसलिए एक जगह पर आ जाता है mv1 और एक जगह पर आ जाता है mu1। या से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो इस तरह से ये चेंज इन मोमेंटम को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे अगर हम यहाँ पर पुट करें तो फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए f इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं mv माइनस mu। तो mv माइनस mu ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और चेंज इन टाइम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, t1 माइनस t2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टाइम 1 दिया गया हो, टाइम 2 दिया गया हो, तो चेंज इन टाइम हो जाएगा, तो डिफरेंस बिटवीन निकाल लेंगे हम t1 माइनस t2 करके। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता है कि जब भी v माइनस u अपॉन टी लिखा हो इसका मतलब कि वो एक्सेलरेशन होता है। ये हमें पता है, ये इसी से अब हमारी आगे की वैल्यू आएगी। देखिए किस तरह से, यहाँ पर m और m दोनों में है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। m हमने इस तरह से कॉमन ले लिया, तो अंदर v बचा माइनस u बचा और नीचे t1 माइनस t2, ये हो गया। f है यहाँ पर, अब v माइनस u है यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो m और डेल्टा v हमने इसको ले लिया डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डेल्टा v आ गया। और यहाँ पर चेंज इन टाइम यानी डेल्टा t फिर से हमने ले लिया। अब इसे ओपन करते डेल्टा t को यानी, लेकिन हमने ऐसे सॉल्व किया तो हमने ऐसे भी एक स्टेप बढ़ा के सॉल्व कर लिया। ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये अगर हमें ध्यान हो तो ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ये जो लिखा हुआ है इसे हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। टाइम भी चेंज हो या चेंज नहीं हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है। तो अगर यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा हो तो डेल्टा लगा देंगे, नहीं चेंज हो रहा हो तो नहीं लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने डेल्टा t ले लिया। तो अब ये जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है इसे हम क्या लिख सकते हैं, a। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा f इज इक्वल टू m और इस पूरी जगह आ जाएगा a। तो ये जो फॉर्मूला आ गया f इज इक्वल टू a, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। इस तरह से इसे हम ड्राइव करते हैं, देख सकते हैं यहाँ। तो आज की क्लास में हमने न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए और F इज इक्वल टू m ये फॉर्मूला ड्राइव करना सीख लिया। पर इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो, और न्यूटन के लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कोई हमें स्टेटमेंट दिया जाता है, हमें उसका कॉज बताना होता है कि ये कौन सा इसमें न्यूटन का लॉ लग रहा है और ऐसा क्यों होता है। तो वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।